आरपी ज्ञान स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग काल पढ़ रहे थे। काल में हम लोग वर्तमान काल पढ़े। वर्तमान काल में हम लोगों ने सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इसके बाद हमें पढ़ना था भविष्य काल, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। काल, वर्तमान काल, इसमें हम लोगों को चौथा पढ़ना था संदिग्ध वर्तमान काल। जैसा कि इसमें संदिग्ध शब्द जो है इसका अर्थ होता है संदेह। अर्थ क्या होता है? संदेह। संदेह यानी कि क्रिया जो होगी आपकी वर्तमान काल की होगी, लेकिन उसके वर्तमान काल में होने पर संदेह हो। तो जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह होता है तो वो होती है आपकी संदिग्ध वर्तमान। परिभाषा हो जाती है क्रिया का वह रूप जिससे उसका वर्तमान काल में, उसका की जगह उसके कर लीजिए, उसके वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, उससे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, संदेह यानी कि शंका, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो जो हम लोगों ने वर्तमान काल की परिभाषा में पहचान लिखा था, ता है, ती है, ते है, तो उसी ता, ती, ते के साथ यदि हम होगा, होगी, होंगे जोड़ लेते हैं तो वो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे समझिए पहचान से, पहचान इसकी होती है ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आते हैं, वो सभी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की होती हैं। जैसे रमेश गाता होगा। अब रमेश जो है करता है, क्रिया गाना है, और होगा संदेह का बोधक है। यानी कि गाता ये बताता है कि क्रिया वर्तमान काल की है, और होगा बताता है कि वर्तमान में क्रिया के होने पर संदेह है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि वो गा रहा है कि नहीं गा रहा है। बस हम संदेह की दृष्टि से कह रहे हैं कि वर्तमान में वह गाता हो रहा है। जैसे और देखिए, राधा पढ़ती होगी। तो यहाँ पर भी राधा करता है, पढ़ती वर्तमान काल की क्रिया है, और होगी संदेह की का बोधक है, जिससे होता है ये पता चलता है कि वर्तमान काल में क्रिया के होने पर संदेह होते हैं। दूसरा, वे आते होंगे। वे आते होंगे। अब यहाँ पर आना क्रिया है, वे करता है जो कि बहुवचन में है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी आपकी बहुवचन में है। यानी कि वे आते होंगे, यानी कि वर्तमान काल में उनके आने के में संदेह है, इसलिए ये भी क्या है आपका
संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक, तो ये आपके पूरे संदिग्ध वर्तमान काल है। यदि इसमें कहीं किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करिए, उदाहरण और भी दिए जाएंगे। किसी उदाहरण में कोई संदेह है तो कमेंट करिए। ठीक, तो आप लोगों को मुझे आशा है कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम लोग पढ़ेंगे संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल का पांचवा भेद होता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य, जैसा कि यहां पर संभाव्य शब्द आया जिसका अर्थ होता है संभावना। संभावना, तो यानी कि संभावना वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना होगी। इसके पहले हमने संदेह देखा कि क्रिया हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर होने की संभावना बस होती है। ठीक है, तो यदि वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना का बोध हो तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। पहचान होगी, परिभाषा होती है क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान काल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान काल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका होता है पहचान होती है, इसके वाक्य के प्रारंभ में शायद, संभवतः, संभवतः, संभव है, संभव है, प्लस वाक्य प्लस हो। यदि ऐसा किसी वाक्य में बनता है तो वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे मानो भी कहीं कहीं जुड़ जाता है, मानो भी होता है। ठीक है ना, जैसे कह दें आप बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। यानी कि तात तीत ते जो है आपके, इसके क्रिया को बताते हैं कि ये क्रिया वर्तमान काल की है। और दूसरी चीज, यहां पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो फूल झड़ रहा है। यानी कि बोलने में फूल के झड़ने की क्या की गई है, संभावना की गई है। वर्तमान काल में बोलने पर फूल के झड़ने की संभावना की गई है, इसलिए ये संभाव्य वर्तमान काल होता है। शायद वह जाता हो, शायद वह जाता हो, यानी कि जाना वर्तमान काल की क्रिया का बोध करा रहा है। शायद संभाव्य की सूचना दे रहा है, यानी कि वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना बताई गई है, इसलिए यहां पर भी क्या हो गया, संभाव्य वर्तमान काल। संभव है, संभव है कि गीता पढ़ती होगी, पढ़ती हो। संभव है कि गीता पढ़ती है। अब पढ़ती हो ये जो है वर्तमान काल की क्रिया है, और संभव जो है संभावनाओं पे आधारित है, इसलिए ये भी क्या है, आपकी संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया है।
तो ये थे आपके वर्तमान काल। अब इसके बाद जो है आपका भविष्य काल। काल का तीसरा और अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भविष्य काल। ठीक, भविष्य यानी कि आने वाला समय। भविष्य का अर्थ क्या हो गया? आने वाला समय। भविष्य का अर्थ हो गया आने वाला समय, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं भविष्य काल। परिभाषा हो जाती है आपकी, क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम जाएगा, राम जाएगा, राम जाएगा, यानी कि राम के जाने की क्रिया भविष्य में होगी, इसलिए ये क्या है? भविष्य काल है। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, यानी कि उसके पढ़ने का काम भविष्य में होगा, इसलिए ये क्या होगा? भविष्य काल होगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका सामान्य भविष्य, दूसरा है संभाव्य भविष्य, तीसरा है हेतु मद भविष्य। ठीक, तो भविष्य काल के ये 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है, और तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल। तो ये भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हम आगे देखते हैं सामान्य भविष्य काल। पहला आपका है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे उसका सामान्य रूप से भविष्य काल में होना पाया जाए, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसका सामान्य रूप से भविष्य काल में होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है ना? क्रिया का वह रूप जिससे उसका सामान्य रूप से भविष्य काल में होना पाया जाए, उसे
सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसकी पहचान हो जाती है एगा, एगी, एंगे, एगा, एगी, एंगे। ठीक है ना, ये इसकी पहचान हो जाती है एगा, एगी, एंगे। ठीक ना, और इसमें होगा उंगा, उंगी, एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी। ठीक ना, जिस क्रिया के अंत में ये सभी मिलते हैं, इनमें से कोई मिलता है तो वहां पर सामान्य भविष्यकाल होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, तो राम पुस्तक पढ़ेगा, ये कर्ता, ये कर्म, और ये पढ़ेगा यानी कि क्रिया आने वाले समय में होगी, इसका बोध करा रहा है। और एगा होने के कारण ये क्या है, सामान्य भविष्य का। ठीक है ना, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं कर्ता विद्यालय, कहाँ जाऊंगा, स्थान है, और जाऊंगा यानी कि क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध है कि मैं जाऊंगा आगे वाले समय में, इसलिए यहां पर क्या होगा आपका सामान्य भविष्य का। गीता नृत्य करेगी, गीता नृत्य करेगी, गीता करता क्या करेगी, नृत्य करेगी आने वाले समय का बोध करा रही है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, सामान्य भविष्य का। ठीक, अगला है दूसरा, है आपका संभाव्य भविष्य। जैसा कि हम लोगों ने संभाव्य वर्तमान भी पढ़ा था, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं संभाव्य भविष्य, यानी कि संभाव्य का अर्थ यहां पर भी संभावना है, संभावना। ठीक है, संभाव्य का अर्थ है संभावना, यानी कि क्रिया के भविष्य में होने की यदि संभावना हो, क्रिया के भविष्य में होने की यदि संभावना हो तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। क्रिया परिभाषा हो जाएगी, क्रिया का वह रूप जिससे उसका भविष्य काल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक, क्रिया का वह रूप जिससे उसका भविष्य काल में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक, तो जो पहचान वर्तमान काल में संभाव्य वर्तमान काल की थी वही पहचान यहाँ पर भी होगी, लेकिन वहाँ पर क्रिया वर्तमान की थी और यहाँ पर क्रिया भविष्य की होगी। यानी कि यहाँ पर एगा एगी के साथ संभव, संभवतः, शायद, मानो, हो, इन सब का प्रयोग वैसे ही होगा, बस क्रिया आप बोध कराएगी कि क्रिया आने वाले समय में हो गया। ठीक है ना, जैसे शायद वह आएगा, यानी कि आएगा ये बता रहा है कि भविष्य में उसके आने की क्रिया होगी, और शायद बता रहा है कि संभवतः, संभव है, हो सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं है,
इसलिए ये क्या है? संभाव्य भविष्य का। संभव है आज बारिश हो, आज वर्षा हो। अब ये आज के यानी कि आज आने वाले समय की बात कर रहा है कि आज आने वाले समय में वर्षा हो, लेकिन ये संभव है, बोध करा रहा है संभावना का, इसलिए यहाँ पर क्या है? संभाव्य भविष्य का। ठीक है ना? तो जहाँ कहीं क्रिया के वर्तमान भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होता है। और भी इसके बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, कि शायद कल मोहन आए, तो कल यानी कि आने वाला समय, कल जो है आने वाले समय का बोध करा दे रहा है, और शायद संभावना का सूचक है, इसलिए इसमें भी आपका क्या होगा? संभाव्य भविष्य। मौसम विभाग की जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो संभाव्य भविष्य पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा है हेतु मद भविष्य। तीसरा भेद है हेतु मद भविष्य। जैसे अब तक हम लोगों ने पढ़ा था हेतु मद भूत, तो वहां पर भूत और वर्तमान की क्रिया जोड़ी गई थी, दोनों को जोड़कर हेतु मद भूत बनाया गया था। यहां पर भविष्य की क्रिया जोड़ी जाएंगी। ठीक है, जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, यानी कि मेरा जाना निर्भर है उसके आने पर। यदि वो भविष्य में आएगा तो ही मैं भविष्य में जाऊंगा, यानी कि क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, तो उसे हम हेतु मद भविष्य कहते हैं। यानी कि भविष्य काल की वह परिभाषा हो जाती है, भविष्य काल की वह क्रिया जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित हो उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने कहा वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है ना? यानी कि मेरा जाना कब होगा? भविष्य में होगा, लेकिन कब होगा? जब वह आएगा, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो मेरे जाने वाली क्रिया हमेशा बाधित रहेगी। ठीक है ना? वह आएगा तभी मैं जाऊंगा और मेरा जाना इसके आने पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए ये हो गया हेतु मद भविष्य। यानी कि हेतु का अर्थ होता है कारण या साधन। हेतु का अर्थ ही होता है कारण या साधन, यानी कि यहाँ ये साधन है, बिना इसके आए मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए ये हेतु मद भविष्य है। ठीक है ना? जैसे और भी उदाहरण, यदि छुट्टी होगी तो मैं शिमला घूमने जाऊंगा। यानी कि घूमना भी क्रिया है, जाऊंगा भविष्य की क्रिया बता रहा है। मैं घूमने जाऊंगा भविष्य में, कब? यदि छुट्टी होगी।
यदि मान लीजिए स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, स्कूल की छुट्टी होगी तभी मैं घूमने जा पाऊँगा, यदि स्कूल की छुट्टी नहीं होगी तो मैं घूमने नहीं जा पाऊँगा। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है, इसलिए यह भी क्या होगी, हेतु हेतु मद भविष्य होगी। ठीक है ना। और भी होगा, वह पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। यानी कि मेरे पढ़ाने की क्रिया तभी होगी जब वह पढ़ेगा। यदि वह यानी कि यह पढ़ता नहीं तो मैं पढ़ाता नहीं। ठीक है ना। यानी कि मेरे पढ़ाने की क्रिया आश्रित है उसके पढ़ने पर, और वो भी भविष्य से जोड़ते हुए है, इसलिए ये क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्य। अब भूत के उदाहरण क्या थे, भूत के उदाहरण, हेतु हेतु मद भूत के उदाहरण थे, हेतु हेतु मद भूत, भूतकाल के उदाहरण थे, वह पढ़ता तो मैं पढ़ाता। यानी कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि वह पढ़ नहीं रहा है भूत में। यानी कि भूत में वह पढ़ने की क्रिया उसकी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, वह पढ़ नहीं रहा है, इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रहा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब बच्चा कोई फेल होता है तो हम कहते हैं कि तुम पढ़ते तो पास होते। यानी कि वर्तमान में वो, इस वाक्य से पता चला वर्तमान में वो फेल है, और उसका पास होना भूत की क्रिया पर आश्रित था कि यदि वो भूतकाल में पढ़ा होता तो आज पास होता। आज वो क्या है, फेल है। क्यों? क्योंकि उसने भूत में क्रिया नहीं की, इसलिए। और यहाँ पर क्या होता है, क्रिया भविष्य से जोड़ती है। ठीक है ना। वह आएगा तो मैं जाऊँगा, वह खाएगा तो मैं खिलाऊँगा, वह नाचेगा तो मैं नचाऊँगा, वह नाचता तो मैं नचाता, हेतु हेतु मद भूत, वह नाचेगा तो मैं नचाऊँगा, हेतु हेतु मद भविष्य। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये थे काल आज समाप्त हो गया। कल हम किसी नए टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।